हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छी बातें हमें सीखने को मिलेंगी और बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स हम लोग जानेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो नाम है वह इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री है। इसी से हमें पता चलता है कि हिस्ट्री के प्रथम चीज़ों के बारे में, हिस्ट्री के स्टार्टिंग चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होगी, उससे हम जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इससे एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो इसी पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री है तो सबसे पहले यह हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग हिस्ट्री को अच्छे तरीके से जानें। तो द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड हिस्टो मीनिंग नो दिस। यह जो वर्ड है हिस्ट्री, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री, यह वर्ड कहाँ से आया है? एंशिएंट ग्रीक वर्ड हिस्टो है, उसी से इसको लिया गया है, ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है हिस्टो। हिस्टो से हिस्ट्री बना है और उस हिस्टो का मतलब क्या होता है? हिस्टो का मतलब होता है नो दिस, अर्थात इसको जानना, है ना। तो इस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो हिस्ट्री को हम क्या कहेंगे? हिस्ट्री। सो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट टू नो समथिंग रिगार्डिंग पास्ट। अर्थात उसके हिसाब से जो मैंने अभी आपको बताया कि हिस्ट्री ग्रीक वर्ड हिस्टो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जानना किसी भी चीज़ को, है ना। तो उसके हिसाब से यदि हम देखेंगे तो हिस्ट्री जो है अपने पास्ट का, पास्ट जो बीत चुका है, अतीत का अध्ययन है, जिसमें हम अतीत से रिलेटेड किसी भी चीज़ों को जानते हैं, हिस्ट्री कहलाता है ना। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को तो हमने जाना, लेकिन हिस्ट्री हमें बहुत सारी चीज़ों को बताता है। हिस्ट्री टीचेज अस मेनी थिंग एज, जैसे पहले इट टीचेज अबाउट द पास्ट। पहला पॉइंट है इस टॉपिक के अंतर्गत, हिस्ट्री हमें हमारे पास्ट के बारे में बताता है। हिस्ट्री आंसर मेनी थिंग्स। हिस्ट्री अतीत में जो भी फेनोमेना, जो भी इंसिडेंट टुक प्लेस इन द पास्ट, उसके बारे में भी हमें जानकारी देता है। हिस्ट्री जो है पास्ट में हुए वार्स, युद्ध के बारे में भी हमें जानकारी देता है ना। और इसी हिस्ट्री से हम क्या कर सकते हैं? बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज़ जैसे बुद्ध, गुरु नानक आदि, जो भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हमारे इतिहास में हुए, है ना, उनके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। जैसे इनको अगर छोड़ दें, इस बुद्ध जी को छोड़ दें, गुरु नानक जी को छोड़ दें, तो हमारे इतिहास में बहुत सारे महापुरुष हुए, है ना। महात्मा गांधी हुए, है ना, सुभाष चंद्र बोस हुए, बहुत सारे लोग हुए जिनके बारे में हमें जानकारी इस हिस्ट्री से ही मिलती है। चलिए हमारा अगला टॉपिक है टाइम फ्रेम इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। आप लोग बहुत ही केयरफुली इसको सुनेंगे, जो भी लेक्चर आप लोग सुनेंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे, और जो कन्फ्यूजन होगा उसको पूछेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है टाइम फ्रेम इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत हिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है। हिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है ना। जिसमें पहला जो है हम देखेंगे, हिस्ट्री इसके अंतर्गत दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला जो है प्री हिस्ट्री पीरियड आता है ना। प्री हिस्ट्री पीरियड को हम
प्री हिस्ट्री क्यों कहते हैं, इस पीरियड को प्री हिस्ट्री क्यों कहते हैं? यह दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री कहने का मतलब कि ऐसा पीरियड जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, उस पीरियड के बारे में कोई भी रिटन साक्ष्य, लिखा हुआ रिकॉर्ड हमें प्राप्त नहीं होता है। उस काल को, उस समय को, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री कहते हैं। और आगे देखेंगे कि इसे स्टोन एज के रूप में भी रेफर किया जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ स्टोन एज, है ना। तो आइए अब हम लोग स्टोन एज के बारे में देखेंगे। इस स्टोन एज के बारे में हमें समझना होगा। स्टोन एज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। चलिए स्टोन एज के बारे में हम लोग जानते हैं। दिस स्टोन एज इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 स्टेजेस। इस स्टोन एज को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नाउ वी हैव टू सी वेरी माइन्यूटली कौन कौन से पार्ट इसमें हैं, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन पार्ट हैं। तो आइए देखते हैं इसका सारा पार्ट्स वेरी क्लियरली। पहला जो है ओल्ड स्टोन एज है। पहला क्या है? ओल्ड स्टोन एज, जिसको हम लोग पैलियोलिथिक एज के रूप में भी जानते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ओल्ड स्टोन एज को हम लोग पैलियोलिथिक एज के रूप में भी जानते हैं, है ना। यह 12,000, इसका टाइम फ्रेम जब हम देखेंगे तो 12,000 ईयर्स एगो यह पीरियड थी, है ना। और इस पीरियड में हम देखेंगे कि उस समय के जो लोग थे, है ना, वे लोग टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे। टूल्स, है ना, टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे। और वह टूल्स उनका ही बनाया गया हो ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। जिस टूल्स का, जिस हथियार का, जिस यंत्र का वे लोग इस्तेमाल एट दैट मोमेंट करते थे, उन्हीं के माध्यम से वह बनाया गया हो ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। हमारा दूसरा जो एज है मिडिल स्टोन एज है। इसको हम लोग मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। यह जो था 2000 साल पहले तक देखेंगे हम लोग। उसके बाद जो 2000 साल पहले तक, आई मीन टू से दैट 2000 सालों तक यह चला। मिडिल स्टोन एज जो है 2000 सालों तक चला। और इसमें जो है टूल्स इसमें भी इस्तेमाल किए जाते थे। टूल्स इसमें भी इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन जो ओल्ड स्टोन एज में टूल्स इस्तेमाल किए गए उसके अपेक्षा यह शार्पर था, ज़्यादा तेज था, ज़्यादा धारदार था और अच्छा था, है ना। और इस प्रकार के टूल्स को जो है माइक्रोलीथ भी कहा जाता था। माइक्रोलीथ्स, है ना। जो टूल्स मिडिल स्टोन एज में इस्तेमाल किया गया उसको माइक्रोलिथ्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक एज। हमारा तीसरा और लास्ट जो है न्यू स्टोन एज है, जिसको नियोलिथिक एज के रूप में भी जानते हैं या नियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। इट्स पीरियड बिगेन अराउंड 10,000 years ago. 10,000 years ago. Some evidence discovered in नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, है ना। और इसका कुछ साक्ष्य नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में खोजे गए हैं। टूल्स वेयर फर्दर इम्प्रूव्ड इन दिस पीरियड। मैन स्टार्टेड टू लिव एट वन प्लेस। टूल्स वेयर फर्दर improved in this period. Man started to live at one place. इस नियोलिथिक एज की जब हम बात करेंगे, न्यू स्टोन एज की जब हम बात करेंगे, तो इसमें भी टूल्स का इस्तेमाल होता था। और वह टूल्स जो था वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया था। अर्थात ऊपर जो हमने बताया 2 एज के बारे में,
है ना, ओल्ड स्टोन एज और मिडिल स्टोन एज, उसके बारे में बताया। उन दोनों में भी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन दोनों के अपेक्षा इसमें ज़्यादा इम्प्रूव्ड, ज़्यादा अच्छा हथियार, टूल्स इस्तेमाल किया जाता था। और इस नियोलिथिक एज की जब हम बात करेंगे तो इसमें यह भी देखने को मिलेगा कि जो लोग थे उस समय, वे लोग एक स्थान पे रहना स्टार्ट कर दिया था। इसके आगे हम लोग ब्रॉन्ज एज के भी बारे में जानेंगे। ब्रॉन्ज एज, दिस पीरियड एग्जिस्टेड अबाउट 5500 years ago. 5500 years ago, the Egyptian knew the use of bronze, an alloy made out of copper and tin. यह जो था 5500 साल पहले था। द इजिप्शियन न्यू द यूज ऑफ ब्रॉन्ज, एन एलोय मेड आउट ऑफ कॉपर एंड टीन। इजिप्शियन, इजिप्ट मिस्र को कहा जाता है ना। यह जो समय चल रहा था तब ब्रॉन्ज एज जो था 5500 साल पहले था। और इजिप्ट लोग, अर्थात इस ब्रॉन्ज एज में जो इजिप्शियन थे, इजिप्ट मिस्र को कहा जाता है, मिस्रवासी जो थे वे लोग ब्रॉन्ज बनाना जानते थे। अर्थात ब्रॉन्ज कैसे बनाया जाता था, तो कॉपर को लेकर के, है ना, कॉपर और टीन को मिला करके ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता था, जो मिस्रवासी उस समय अच्छे तरीके से जानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयरन एज के बारे में जानेंगे हम लोग। आयरन एज, द प्रेजेंट एज इन विच वी लिव एज नॉन एज आयरन एज, इट स्टार्टेड अबाउट 3000 years ago, है ना। प्रेजेंट एज जो है जिसमें हम लोग रह रहे हैं वह आयरन एज के रूप में जाना जाता है ना। इट स्टार्टेड अबाउट 3000 years ago। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब आगे हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी सभ्यता, किसी भी सोसाइटी का विकास एक ही शर्त पे हो सकता है, जब वहाँ लैंग्वेज हो। तो इस इवोल्यूशन का मतलब होता है उद्विकास, विकास, अर्थात प्रारंभिक चरण से लेकर के और उसका विकास हो, उसको इवोल्यूशन कहते हैं, है ना। शुरू से विकास होना अच्छे तरीके से, है ना, यह उद्विकास, और आई मीन टू से दैट विकास, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, है ना। तो ये इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में हम लोग देखेंगे कि यह कैसे इसका विकास होता है और कैसे लोगों को इससे बेनिफिट देखने को मिलता है। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। फर्स्ट पिक्चर राइटिंग स्टार्टेड, इडियोग्राफ डेवलप्ड आफ्टर दैट, एंड फोनेटिक एंड अल्फ़ाबेट एट लास्ट। हमने आपको बताया कि जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज किसी भी सभ्यता, किसी भी देश, कहीं भी आप दुनिया में जाओगे, लैंग्वेज यदि आप नहीं जानते हो तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और लैंग्वेज के बगैर किसी भी समाज का विकास होना संभव नहीं है ना। तो यह मानवता के लिए, है ना, लैंग्वेज मानवता के विकास के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इस मैनकाइंड के लिए हिस्ट्री में यह इसका विकास काफ़ी अहम रहा। सबसे पहले पिक्चर राइटिंग जो है हमें हिस्ट्री में देखने को मिलता है। पिक्चर राइटिंग स्टार्ट होता है ना। एक दूसरे से लोग वार्तालाप करते थे। आप भी जानते हो, इससे प्रीवियस क्लास में, जिस क्लास में आप थे उसमें बताया गया होगा कि आप जब हिस्ट्री को देखोगे तो उसमें लोग जो है व्यापार जब करते थे, है ना, बहुत पहले, नहीं जानते हो तो जानो, बहुत पहले जब व्यापार किया करते थे लोग, तो उस समय आज के समान जो है रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था। उस समय लोग पिक्चर राइटिंग किया करते थे, है ना, और उसी के हिसाब से सारे काम होते थे। उस पिक्चर राइटिंग के बाद इडियोग्राफ डेवलप्ड हुआ, है ना, इडियोग्राफ डेवलप्ड हुआ। यह भी एक प्रकार का पिक्चर राइटिंग है, लेकिन पिक्चर राइटिंग की अपेक्षा इसमें पूरे भाव को, पूरे बातों को अच्छे तरीके से समझाया गया होता है, एक सिस्टमैटिक वे में इडियोग्राफ आया। उसके बाद जो है ऐसा माना जाता है, संभवतः पॉसिबिलिटी शो किया जाता है, इट वॉज अ पॉसिबिलिटी, है ना। फोनेटिक और अल्फ़ाबेट का एट लास्ट विकास होता है और धीरे धीरे जो है
लोग बातें करने लगते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नया टॉपिक जो है हमारा, द पीरियड ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। हमने आपको क्या बताया कि एक प्री हिस्ट्री है और दूसरा क्या है, प्री हिस्ट्री के बारे में हमने अभी बताया आपको। अब हम लोग सेकंड पार्ट उसका पढ़ेंगे, द पीरियड ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। यह भी 3 भागों में बटा हुआ है। यह कितने भागों में बटा हुआ है, यह भी 3 भागों में बटा हुआ है। पहला कौन है, आगे देखते हैं। पहला कौन है इसमें, पहला जो है एंशिएंट है, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा मेडाइवल हिस्ट्री, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। अब एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट टाइम। एंशिएंट हिस्ट्री कब से कब तक चलता है, हिस्ट्री फ्रॉम हड़प्पा कल्चर टू द रेन ऑफ हर्षवर्धन। अर्थात हड़प्पा काल से लेकर के, हड़प्पा संस्कृति से लेकर के और हर्षवर्धन के काल तक। आपके बुक में हर्ष लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। हर्ष हर्षवर्धन का ही नाम है। हड़प्पा संस्कृति से लेकर के और हर्षवर्धन के काल तक को एंशिएंट हिस्ट्री माना जाता है। उसके बाद मेडाइवल को देखेंगे, द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध टू फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। अर्थात अरब जब हमारे यहाँ आए थे, अरब से जो लोग हमारे यहाँ आए थे, वहाँ से लेकर के और मुगल एम्पायर के गिरने तक, बर्बाद होने तक जो है मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। मॉडर्न हिस्ट्री आफ्टर मुगल। अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री की जब बात करेंगे तो आफ्टर मुगल, मुगलों के बाद से मॉडर्न हिस्ट्री। अर्थात मुगल का सबसे अंतिम जो शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय था, बहादुर शाह जफर सेकंड उसका नाम था, है ना। और बहादुर शाह जफर सेकंड के बाद बेसिकली उसके बाद भी कुछ लोग आए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे इतिहास में, हमारे हिस्ट्री में, है ना। लेकिन बहादुर शाह जफर सेकंड के बाद से ही मॉडर्न इंडिया का एरा जो है, काल जो है, पीरियड जो है माना जाने लगा, है ना। तो इस पार्ट को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला एंशिएंट, दूसरा मेडाइवल और लास्ट हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रिलेशन बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो रिलेशन है वह काफ़ी ही अच्छा रहा है, खराब भी रहा है ना। लेकिन इसका जो रिलेशन है एक दूसरे से, खराब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आगे मैं आपको समझाऊंगा, है ना। इसका जो काफ़ी क्लोज संबंध रहा है, क्लोज रिलेशन रहा है ना। अर्थात हिस्ट्री के बिना ज्योग्राफी और आई मीन टू से दैट ज्योग्राफी के बिना हिस्ट्री जो है एक तरीके से इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं जान सकते। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का संबंध बहुत अच्छा से रहा है हमारे इतिहास में, क्योंकि आप देखोगे कि इतिहास का पन्ना जब आप उल्टोगे, बहुत पीछे की बातें जब हम करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा, है ना, कि लोग जो है नदियों के किनारे लोग बसते थे, है ना, वहाँ सेटल होना चालू हो गए, है ना। लोगों को जो है अपने जीवन यापन के लिए कृषि करना पड़ा, है ना। लोग जंगलों में रहा करते थे, वहाँ से निकल करके कि सभ्य समाज में जो है आने का काम करने लगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से जुड़ी हुई हैं, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि ज्योग्राफी का इतिहास से बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस ज्योग्राफी का हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ा। मैंने एक शब्द बोला इस टॉपिक को पढ़ाते समय, द रिलेशन बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, कि कहीं ना कहीं बैड भी रिलेशन देखने को मिला, आई मीन बैड इफेक्ट देखने को मिला,
मेरा मतलब था कि बैड इफेक्ट भी इसका देखने को मिला। बैड इफेक्ट कैसे है, जैसे इफेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम जानेंगे कि ज्योग्राफी का प्रभाव भारतीय इतिहास पे कैसे पड़ा। हम पॉइंट वाइज कुछ आपको बताते हैं, 2 या 3 हम बताएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर में, नॉर्थ में जब हम देखेंगे तो हिमालय खड़ा है, और हिमालय हमारा जो है वो हमें बहुत चीज़ों से बचाता है, जैसे आंधी से, है ना, तूफान से, बर्फीली स्टॉर्म से, और दुश्मनों से भी बचाता है। और आज से नहीं, यह पुराने ज़माने से, हमारे एंशियंट टाइम से ही हमें बचाता रहा है। चूँकि एंशियंट टाइम में क्या होता था कि लोग जो हैं एक जगह से दूसरे जगह जा कर के वहाँ पे विद्रोह करते थे, रिवोल्ट करते थे, वार करते थे, अटैक करते थे, और वहाँ के धन को लूटते थे। तो इससे हमें हिमालय हमारा नॉर्थ साइड से बचाता है। और कई बार हम देखेंगे कि हिमालय रेंज में ही बहुत सारी जगहों से, जैसे खैबर दर्रा जो है, खैबर पास उसको कहते हैं, यह खैबर पास के माध्यम से जो है हमारे यहाँ जो है बहुत सारे लोग आ गए, आक्रमणकारी, अटैक करने के लिए। मंगोल आए हमारे यहाँ, अरब आए हमारे यहाँ, अफ़गानिस्तान से लोग आए, काबुल से लोग आए, कंधार से लोग आए, है ना। और वे लोग आए और हमारे इंडिया को उन्होंने लूटा, हमारे इंडिया को उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की। तो ज्योग्राफी का कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे भारतीय इतिहास के ऊपर बहुत गहनता से पड़ा हुआ है ना। तो यह है ना बुरा प्रभाव। चलिए आगे देखते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे, हिस्ट्री को जानने के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, है ना। हिस्ट्री को जानने के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। बेसिकली इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसको अनरिटन सोर्स भी कहा जाता है ना, अनरिटन सोर्स भी कहा जाता है। दूसरा लिटरेरी सोर्स, जिसको रिटन सोर्स कहा जाता है। हिस्ट्री को जब जानने की बात होगी तो हिस्ट्री को 2 तरीकों से जान सकते हैं। पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पूरा तात्विक स्रोत के माध्यम से, जिसको अनरिटन सोर्स भी कहते हैं। और दूसरा लिटरेरी सोर्स, जिसको साहित्य, हिंदी में साहित्यिक सोर्स कहते हैं, उसको रिटन सोर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए आइए आगे देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ आ सकता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम लोग इंस्क्रिप्शन देखेंगे। इंस्क्रिप्शन, जैसे अशोक का इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन एक्चुअली है क्या कि इसको पत्थरों पे, बड़े बड़े चट्टानों पे इंग्रेव किया जाता था, लिखा जाता था। कोई भी शासक, जैसे अशोका ने अपने शासन के बारे में बड़े बड़े पिलर्स पे, बड़े बड़े आप देखोगे चट्टान पे जो है लिखवाया है अपने शासन के महत्ता के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में, तो उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं, अर्थात इंस्क्रिप्शन के माध्यम से हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। या मॉन्यूमेंट्स, जैसे टेम्पल, फोर्ट, पॉटरी के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, है ना। आगे हम देखेंगे, इसी में देखेंगे हम लोग कि अदर ऑब्जेक्ट जो हैं, अदर ऑब्जेक्ट जैसे पॉटरी है, क्वाइंस है, ज्वेलरी है ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई करने के दरमियान, सॉइल को डग आउट करने के दरमियान मिलते हैं। तो इस पॉटरी, क्वाइंस और ज्वेलरी से भी बहुत कुछ इतिहास के बारे में पता चलता है। दूसरा हमारा क्या है, लिटरेरी सोर्सेस। इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, रिलीजियस लिटरेचर आता है, जैसे वेदास, रामायणा, महाभारत। इसके माध्यम से भी हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं। और सेक्युलर लिटरेचर, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बाणभट्ट का हर्षचरित, इससे भी हमें क्या मिलता है, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी अच्छे तरीके से मिलती है। सेकुलर लिटरेचर अर्थात राइटर के माध्यम से, शासन उस समय जो लोग करते थे उसमें बहुत सारे लोग राइटर रहते थे, लेखक रहते थे, बहुत विद्वान लोग रहते थे, उनके माध्यम से लिखा गया साहित्य जो है सेकुलर साहित्य के रूप में जाना जाता है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बाणभट्ट का हर्षचरित, etc। इससे भी हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। चलिए, चैप्टर, आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया।
और मैं इसका क्वेश्चन जो है कल के लेक्चर में दूंगा बना करके, आप उसको फेयर करेंगे और जो बनाने वाला मिलेगा एक्सरसाइज उसको आप बना करके दिखाएंगे। कोई कन्फ्यूजन होगा तो उसको पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।